श्री हिंदी व्याकरण पार्ट वन में यहाँ पर क्या क्या दिया गया? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो इस पार्ट में हम लोग भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहला यहाँ पर है भाषा। बच्चों ये सभी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। यहाँ चित्र दिया गया है, उसमें सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। कोई दूसरे को यहाँ पर बोल करके बता रहा है अपनी बात, तो कोई लिख करके अपनी बात प्रकट कर रहा है, और कोई यहाँ पर भी बात करके, आपस में बात करके अपनी बात को प्रकट कर रहा है। अपनी अपनी बात कहने के लिए इन्होंने बोलने व लिखने को माध्यम बनाया है। वह माध्यम ही भाषा कहलाता है। तो यहाँ पर भाषा के बारे में बताया गया है। हम अपनी बात को दूसरे को कहने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसको ही हम लोग भाषा कहते हैं। चाहे वो बोलकर हो, लिखकर हो, वो दोनों ही भाषा है। हमारे देश में हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, मराठी, गुजराती, बांग्ला आदि विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। तो हमारा देश ही एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, मराठी, गुजराती, बांग्ला, ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। अब यहाँ है भाषा के रूप। भाषा के भी दो रूप होते हैं। एक यहाँ पे मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब यहाँ पे मौखिक भाषा क्या होता है ये बताया गया। जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते तथा दूसरे के विचार सुनते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा के इसी रूप को मौखिक भाषा कहा जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम अपनी कोई भी बात को बोलकर दूसरे तक पहुँचाते हैं और दूसरा व्यक्ति जो है सामने वाला वो बात सुन कर के समझता है, उसको हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को ये सब बोल करके समझा रही हूँ और आप लोग ये सब सुन करके समझ रहे हैं, तो ये कौन सा रूप हुआ भाषा का? ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। सेकंड है लिखित भाषा। जब हम अपने विचार या भाव लिखकर दूसरों को पहुँचाते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जब हम किसी चीज़ को कॉपी में या पेपर में लिख करके दूसरे तक पहुँचाते हैं अपनी बात को, तो उसको हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। और दूसरा जो शख्स है वो उस चीज़ को पढ़ करके समझता है, तो उसको हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बोली क्या होती है? बोली भाषा का सबसे छोटा रूप होता है। ये जो बोली है वो भाषा का सबसे छोटा रूप होता है। एक छोटे से क्षेत्र की घरेलू बोलचाल की भाषा को बोली कहा जाता है। ये घरेलू बोलचाल है जो एक छोटे क्षेत्र में बोला जाता है। सबकी अलग अलग बोली होती है। साधारणतया 30-40 मील के अंतर पर बोलियां में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली बोली जाती है, तो वही 30-40 मील में बोलियों में अंतर आने लगता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, जैसे हरियाणवी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा आदि। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसको ही हम लोग बोली कहते हैं। बोली जैसे क्या होता है? हरियाणवी, मैथिली, भोजपुरी। आप अलग अलग जगह जाते हैं तो वहाँ पर ये अलग अलग बोली सुनते होंगे। आपके घर में भी अलग तरह की बोली बोली जाती होगी। कन्या रूप। यहाँ पर भाषा के कन्या रूप भी होता है, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया। चौराहे पर खड़ा पुलिस का सिपाही हाथों के संकेतों, इशारों में आने जाने वाले वाहनों को रोकने और चलाने का आदेश देता है या संकेत देता है। तो आप देखते होंगे चौराहे पर पुलिस खड़ा रहता है, वो आने जाने वाले जितनी भी गाड़ी है, वाहन है, उसको अपने हाथों के इशारों से संकेत देता है कि इधर जाना है या फिर वहाँ पे रुकना है या चलना है। वाहन चालक उसके संकेत को समझ लेते हैं। तो जो वाहन चालक होते हैं उनके संकेत को समझ लेते हैं। यह सांकेतिक भाषा है, तो इसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं, जो संकेत से बताया जाता है। सांकेतिक भाषा के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि हर संकेत को ठीक से समझा नहीं जा सकता है। तो ये जो सांकेतिक भाषा है उसको पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि हर संकेत को हम लोग सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। कुछ अपने संकेत से कुछ और समझाना चाहते हैं और समझने वाले उसको कुछ और समझ लेते हैं। संकेतों के द्वारा हम अपने मन के हर भाव या विचार प्रकट नहीं कर सकते, तो संकेतों के द्वारा हम लोग अपने हर विचार को अच्छी तरह से प्रकट नहीं कर पाते हैं। सांकेतिक भाषा के लिए दोनों व्यक्तियों को, कहने वाले और सुनने वाले, आमने सामने होना जरूरी है। तो सांकेतिक भाषा तभी पॉसिबल है जब बोलने वाला, मतलब कि संकेत देने वाला और समझने वाला दोनों आमने सामने खड़ा हो। इसलिए व्याकरण भाषा के केवल 2 ही रूप माने गए हैं। इसलिए भाषा के बस 2 ही रूप माने जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा।
अब यहाँ पे लिपि के बारे में बताया गया। प्रत्येक भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनि को लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का निर्धारित कर दिया जाता है। तो भाषा में लिखने के लिए अनेक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों को निर्धारित भी किया जाता है और इसको ही हम लोग लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्ह को कैसे लिखा जाता है उसी ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। संसार की अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। तो हमारे संसार में बहुत सारे ऐसी भाषाएं हैं जो अलग अलग रूप से अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। संस्कृत तथा हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये जो संस्कृत और हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और ये जो पंजाबी है उसको गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। उर्दू भाषा को हम लोग फारसी में लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर व्याकरण के बारे में बताया गया। प्रत्येक भाषा के नियम होते हैं। तो कोई भी भाषा हो तो उसको लिखने और पढ़ने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के ज्ञान से ही भाषा को ठीक प्रकार से बोलना और लिखना आता है। तो इन नियमों का अच्छा ज्ञान हम लोग को होगा तभी हम लोग इसको भाषा को ठीक प्रकार से बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। तो कोई भी भाषा हो तो उसका अपना एक व्याकरण होता ही है। अतः व्याकरण ही हमें किसी भाषा की शुद्ध का अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो जो भाषा है उसका व्याकरण दिया रहेगा तो उसी से हम लोग को भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। किसी भाषा की शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। यहाँ बॉक्स में दिया गया है कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में कैसे लिखना और कैसे बोला जाता है उसका ज्ञान जो देता है उन नियमों को ही हम लोग व्याकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया रोहित हंस रही है। तो रोहित हंस रही ये गलत है। तो इसका सही क्या हो, ये रोहित है, ये लड़का है, लेकिन यहाँ हंस रही ये लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। तो इसका सही रूप होगा रोहित हंस रहा है। हिंदी व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग हैं। तो हिंदी व्याकरण के निम्नलिखित कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।